20 बिलियन वर्ष पूर्व एक नाभिकीय विस्फोट होता है। ये भौतिक रूप से अकल्पनीय था, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। सोलर नेबुला का सेंटर पार्ट था वो बहुत ही ज्यादा गर्म था, जो कि सूर्य में चेंज हो गया। और उल्का पिंडों के कारण जो हमारे पृथ्वी पर बड़े बड़े खड्डे हुए थे, उनसे इनिशियल ओशन का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों द्वारा इस मछली का कनेक्शन आज के दौर में उपस्थित सभी मछलियों से बताया गया। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले यह वो घड़ी थी जब एस्टेरॉयड के गिरने से डायनासोर इस दुनिया से खत्म हो गए थे। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आज से 4 बिलियन साल पहले की धरती। ना कोई इंसान, ना कोई पेड़ और ना ही कोई आवाज, सिर्फ धूल, आग और अंधेरा। और फिर एक चमत्कार हुआ, एक सेल, एक छोटी सी रचना जिससे हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल यह है कि हम वहां से यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्या हमारे पूर्वज सच में बंदर थे, या फिर कोई और ही कहानी है जो हमें कभी बताई नहीं गई? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। अबे लेमेत्रे के अनुसार 20 बिलियन वर्ष पूर्व एक नाभिकीय विस्फोट होता है। ये भौतिक रूप से अकल्पनीय था, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और इस नाभिकीय विस्फोट को बिग बैंग विस्फोट कहा गया। बिग बैंग विस्फोट कारण कई गैसों के बादल बने और गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ गए। और जो एटम्स और पार्टिकल्स थे वो भी चपटी डिस्क नुमा स्ट्रक्चर में चेंज हो गए, और जिन्हें नाम दिया गया नेबुला। सोलर नेबुला भी इसी में से एक था, जिसने हमारे सौर मंडल का निर्माण किया। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो सोलर नेबुला का सेंटर पार्ट था वो बहुत ही ज्यादा गर्म था, जो कि सूर्य में चेंज हो गया। और हजारों लाखों सालों बाद सूर्य के चारों ओर एटम्स और धूल के कण प्रेजेंट थे। उनके सहयोग से बाकी सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। मिल्की वे नाम की आकाश गंगा है, उसके सौर मंडल में हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। तब पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं था, इसका निर्माण बाद में हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक हमने वीडियो में यह समझने का प्रयास किया कि हमारे ब्रह्मांड, सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। और आगे वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई और कहां से हुई, और कैसे ये एवोल्यूशन आगे होता गया। तो देर किस बात की, चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस टाइम अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही हाई था। ज्वालामुखी, तूफान, आकाश से बिजली और रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। पृथ्वी की इनिशियल फेज में वो सभी एलिमेंट्स मौजूद थे जो लिविंग मैटर के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट था, जिससे उस टाइम अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही हाई होने के कारण हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से जुड़कर H2O बना लिया, जिससे एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन नहीं रही और एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग हो गया। यहाँ रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि जहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला केमिकल उपस्थित हो, जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन, इनमें ऑक्सीडेशन कम और रिडक्शन ज्यादा होता है। सीधी भाषा में बात करें तो केमिकल एवोल्यूशन को रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में होता है। आगे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ के अमोनिया बना लिया। इस कारण से अर्थ पर पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड जल और अमोनिया बना, और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4 यानी कि मीथेन प्राप्त हुआ। आगे धीरे धीरे पृथ्वी जब ठंडी होती गई, वैसे वैसे जलवाष्प बारिश के रूप में धरती पर पहुंचा, और उल्का पिंडों के कारण जो हमारे पृथ्वी पर बड़े बड़े खड्डे हुए थे, उनसे इनिशियल ओशन का निर्माण हुआ। इस प्रोसेस के दौरान मॉलिक्यूल निरंतर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते रहे, जिससे सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। इस कारण से इन ओशियन को हॉट
और डायल्यूट सोप कहा गया, यानी कि इन ओशन के वाटर में लाइफ के ओरिजिन की संभावना हो चुकी थी, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेन कंपोनेंट्स बनाते हैं। इस केमिकल इवोल्यूशन को हेडाल यूरेन और स्टेलन मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट द्वारा समझाया था। वीडियो में आगे चले तो जो बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बायोसिंथेसिस द्वारा ओशन में बने थे, जो एक दूसरे के पास आकर एक बड़ी कोलाइडी बूंदों के समान स्ट्रक्चर का निर्माण किया, जो कि प्रोटोबायोन्ट्स थे। प्रोटोबायोन्ट्स एक प्रकार के प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के झुंड थे। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लिक प्रोटीन बनाता है और इसे आगे चलकर फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ भी कहा गया। न्यूक्लिक प्रोटीन के चारों ओर लिपिड की लेयर बन जाने से प्रोटोसेल का निर्माण हुआ। इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जो कि एसेल्युलर था, जिससे यह पता चला कि फर्स्ट एसेल्युलर का ओरिजिन 3 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। साइंटिस्ट अल्टमान ने सन 1980 में डिस्कवर किया कि जीवन के ओरिजिन के टाइम आरएनए मॉलिक्यूल जीवन के सभी इंपोर्टेंट कार्य बिना किसी प्रोटीन और डीएनए के सहायता बिना कंप्लीट कर लेता था, और इसे आरएनए वर्ल्ड भी कहा गया। आगे चलकर म्यूटेशन के कारण प्रोटोसेल अपने आसपास के एनवायरनमेंट के पदार्थों का उपयोग करके अपने आप को प्रोकैरियोट सेल में विकसित कर लिए। इससे लाइफ का फर्स्ट सेलुलर 2 बिलियन वर्ष पहले उत्पन्न। साइनोबैक्टीरिया का ओरिजिन लगभग 2.7 बिलियन वर्ष पहले हुआ, तो अर्थ पर O2 का उत्पादन करने वाला पहला जीव था, जिससे फ्री ऑक्सीजन एकत्र हो जाने से वायुमंडल के ऊपर ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिसने सूर्य के प्रकाश के मैक्सिमम पराबैंगनी किरणों का एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया। कुछ प्रकार के साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में बदल जाते हैं। यही कारण है आजकल सभी पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस कर पाते और यहाँ से जन्म होता है प्लांट किंगडम। आगे चलकर सेल में न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुई और सेल मेटाबॉलिज्म रूप से अधिक एक्टिव हो गई, जिससे ओशन में एक कोशिका यूकेरियोट 1.5 बिलियन वर्ष पहले उत्पन्न। वीडियो में आगे वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेट का ओरिजिन 550 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ। इनके वर्टिब्रेट नाम इसलिए था क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित। वर्टिब्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एंथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। एंथोस्टोमेटा में वो सभी मछली आती थी जिनमें जबड़े नहीं होते। एंथोस्टोमेटा इनिशियल वर्टिब्रेट थे, जो कि मॉडर्न लैम्प्रे और हैगफिश के समान दिखाई देते और इन्हें फर्स्ट वर्टिब्रेट भी माना गया। नेथोस्टोमेटा में वो सभी मछली उपस्थित थी जिनमें जबड़े उपस्थित होते थे। नेथोस्टोमेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पीसीज और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में 4 पैर उपस्थित हुआ करते थे। 397 मिलियन ईयर्स पहले टेट्रापोडा का ओरिजिन हुआ। 375 मिलियन वर्ष पहले यूस्टेनोस पेटेरोन नाम की मछली पाई जाती है, जो माना जाता है कि 6 फीट की थी। वैज्ञानिकों द्वारा इस मछली का कनेक्शन आज के दौर में उपस्थित सभी मछलियों से बताया गया। इस टाइम कई मछलियां पानी से बाहर आई और सर्वाइव नहीं कर पाई और वापस पानी में चली गई। इसी बीच एक मछली थी टिकटालिक रोजे नाम की, जो पानी के बाहर आई और वहां सर्वाइव कर पाई। इससे यह समझा जा सकता है कि कभी भी एक दिशा में नहीं होता, ये सभी दिशाओं में हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़े तो 368 मिलियन वर्ष पहले ओरिजिन हुआ एम्फीबियंस का। सन 1955 को स्कॉटलैंड के सेक डेवलिन चट्टानों में फर्स्ट एम्फीबियन पाया गया, जिसे नाम दिया गया एल्गिनर पैटर्न, जो लगभग 368 मिलियन वर्ष पहले का है। अनुमान लगाया जाता है कि एम्फीबियंस का ओरिजिन एक लॉर्ड फिनियन मछली से हुआ है, जो मॉडर्न कोलोकेंथ और लेगफिश की तरह दिखती थी। एम्फीबियन जैसे कि मेंढक और सेलेमेंडर, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। फिर इवोल्यूशन में आगे बढ़े तो इवोल्यूशन होता है करीबन 320 मिलियन वर्ष पहले रेप्टाइल्स का। इसमें आते हैं क्रोकोडाइल, कछुआ, सांप। इसी ब्रांच में आगे बढ़ते जाए तो 230 मिलियन वर्ष पहले ओरिजिन होता है डायनासोर्स का। डायनासोर की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। अगर डायनासोर की बात हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आपको डायनासोर्स के बारे में जानना है तो कमेंट में बता दीजिए, इसके बारे में बात अपन फिर कभी करेंगे। सारोप्सिड्स नाम की छिपकली, जो कि इनिशियल रेप्टाइल्स थे, जिनसे डायनासोर, मॉडर्न रेप्टाइल्स और पक्षियों की शुरुआत हुई। कहानी में आगे बढ़े तो बात करते हैं एविज और मैमल्स की। एविज और मैमल्स रेप्टाइल्स के कॉमन एंसेस्टर से ही आए हैं। एविज की बात करें तो सन 1861 में जर्मनी के बोवेरिया नामक एंड्रेस वेगन ने आर्क्योप्टेरिस नाम का एक मिसिंग लिंक खोजा। आर्क्योप्टेरिस रेप्टाइल्स और एविज के बीच का एक कॉमन एंसेस्टर था, जिसमें रेप्टाइल्स और एविज दोनों के कैरेक्टर्स पाए गए, जैसे पंख, दांत और पंजे। इस प्रकार सालों साल इवोल्यूशन होता गया और आज हमें मुर्गी, तोता, कबूतर जैसे देखने को मिलते हैं। स्टोरी में आगे बढ़े तो हमारे पृथ्वी पर मैमल्स की शुरुआत 325 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। साइनोप्सिड्स नाम का इनिशियल रेप्टाइल था, जो मैमल्स के समान माना जाता था कि इन्हीं से ही मैमल्स की शुरुआत हुई है। कुत्ते, बिल्ली, बंदर और मनुष्य, ये सभी मैमल्स है। लेकिन 225 मिलियन वर्ष पीछे चले तो हमें एक
जानवर देखने को मिलता है जिसको नाम दिया गया ब्रेसिकोडोन क्वाड्रिंगुलेरिस। इसे ओल्डेस्ट मैमल भी माना जाता है। मैमल्स में आमतौर पर बच्चे माँ का दूध पीते हैं। मैमल्स में आगे बढ़े तो मैमल्स आमतौर पर 3 टाइप के होते हैं, मोनोट्रेम, मार्सुपियल और प्लेसेंटल। मोनोट्रेम मैमल्स आमतौर पर अंडे देते हैं और ये केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, जैसे कि प्लेटिपस और एक्केडेना। मार्सुपियल मैमल्स छोटे अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं और उनका पूरा विकास माँ के पाउच में होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कैंगरू और वाल्बी। प्लेसेंटल मैमल्स बच्चों को जन्म देते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो व्हेल, चमगादड़ और मनुष्य। कई सालों बाद मोनोट्रेम, मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स इन्वॉल्व होने के लिए अलग अलग जगहों में चले गए, जहाँ इन्हें अदर जानवरों से कम्पीट कम करना पड़े। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले ये वो घड़ी थी जब एस्टेरॉयड के गिरने से डायनासोर इस दुनिया से खत्म हो गए थे। मैमल्स का साइज छोटा होने के लिए इन्हें सर्वाइवल का एक और मौका मिला और यहाँ से मैमल तेजी से ग्रो होने लगे, जिससे बड़े आकार के मैमल विकसित हुए, जैसे कि एंगुलेटस, कार्निवोरस और प्राइमेट्स। एंगुलेटस खुरों वाले पशु होते थे जैसे गाय, घोड़े, भैंस। कार्निवोरस जो मांस खाते थे जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ते। दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो प्राइमेट्स का वीडियो एक अलग से बनाएंगे, उसमें समझेंगे हम बंदर और मानव का क्या रिलेशन है, आखिरकार बंदर और ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तब तक के लिए जय हिंद।